हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स पार्ट 2। पिछली क्लास में बच्चों हमने छोड़ा था टाउन प्लानिंग पर। हम पढ़ रहे थे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो की टाउन प्लानिंग में, तो उसी का ही ये पार्ट है रिमेनिंग, जिसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों इसमें ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम को हिंदी में कहेंगे जल निकासी प्रबंध। अब ड्रेनेज सिस्टम ही एक टाउन प्लानिंग के अंदर ही आता है, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट भी है। इस पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी सेपरेट में भी आ जाता है, तो कभी टाउन प्लानिंग के साथ जुड़कर भी आ जाता है। तो इसको समझने की कोशिश करना। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज वॉज द वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जो था, जैसे कि हमने पहले भी फर्स्ट क्लास में भी यही पढ़ा था कि भाई ये एक टाउन प्लानिंग थी, और ये एक बहुत ही अच्छी शहरी सभ्यता थी, जिसमें सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से किया गया था। और उसी में से एक था ये ड्रेनेज सिस्टम। कैसे? एवरी हाउस वर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। सारे घर जो थे, ये सारे के सारे घर जो थे वो ड्रेनेज सिस्टम से बंधे हुए थे। ठीक है। और आमतौर पर क्या होता है, जैसे कि हम अपने यहाँ देखते हैं कि पहले घर वगैरह बनते हैं, उसके बाद जरूरत पड़ने पे ड्रेनेज वगैरह बनती है, पर हड़प्पा में इस तरीके का नहीं था। हड़प्पा के सारे शहर आमतौर पर प्लान्ड हुआ करते थे, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा। तो प्लानिंग के तहत क्या होता था कि पहले सारे ड्रेन्स बिछते थे, फिर उसके बाद घर वगैरह बनने शुरू होते थे, या घर उस हिसाब से उस मुताबिक बनते थे। दे वर कवर्ड विद बिग ब्रिक्स विच कुड बी लिफ्टेड इजिली टू क्लीन द ड्रेन्स। यानी वो जो नालियां हुआ करती थी, जो ड्रेनेज सिस्टम जो हुआ करता था, वो बड़े बड़े ईंटों से, बिग ब्रिक से कवर होते थे, जो कि समय आने पर या जरूरत के हिसाब से उसको क्लीन किया जा सकता था या रिमूव किया जा सकता था, आसानी से लिफ्ट किया जा सकता था। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स विद सम्स फॉर क्लीनिंग। बहुत लंबे टाइम तक भी उस ड्रेनेज को पूरी तरीके से कवर करके रखा नहीं जाता था, उसको टाइम टू टाइम पे इंटरवल्स में उसको निकाला जाता था और इसकी क्लीनिंग होती थी, जिससे यह साबित होता है कि भाई सफाई के लिए वो कितने पाबंद थे और सफाई के लिए वो कितने जागरूक थे। रेगुलर टाइमिंग पे क्लीनिंग होती थी ताकि वो भर के बाहर मलबा ना आ जाए। इन स्मॉलर सेटलमेंट सच एज लोथल, द हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स एंड ड्रेन्स वर मेड ऑफ ब्रंट ब्रिक्स। यानी कुछ जो छोटी सेटलमेंट हुआ करती, जैसे लोथल हो गया, चन्हूदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, इन सारे क्षेत्रों में घर जो बनते थे वो मड ब्रिक्स के बनते थे। मड यानी कीचड़ से बने थोड़े से, ठीक है। और ड्रेन्स जो हुए करते थे वो तब भी पकी हुई मिट्टी से, ब्रंट ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों और मिट्टी से मिलकर बनती थी। ड्रेन्स वर यूज्ड टू क्लीन इन रेगुलर इंटरवल्स। और जो ड्रेन्स, जैसे कि हमने पीछे बात करी, सारी नालियां नियमित तौर पर समय अंतराल में रेगुलर बेसिस पर क्लीन अप किया जाता था, ताकि किसी भी तरीके की गंदगी ना फैले। ठीक है। तो आई होप कि ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही सिंपल था, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे आते हैं बच्चों अनदर की फैक्टर और की थिंग पर, जो था ग्रेट बाथ। इस पे सेपरेट 5 मार्कर के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है। तो ग्रेट बाथ जो है वो भी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट था इस साम्राज्य का, ठीक है, जिसका साइज हुआ करता था, जो कि यहां गिवन है। ठीक है, इसको नोटबुक में नोट कर लेना। ऑन सिटाडल याद होगा आपको, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, जो कि हाइट पर मौजूद था, और इसके अपोजिट हुआ करता था आपका लोअर टाउन। ठीक है। तो सिटाडल जो हाइट पे हुआ करता था, याद हो अगर तो थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूं, हाइट पे जो होता था वहां पर अधिकतर तौर पर ये ग्रेट बाथ के अवशेष वगैरह ज्यादा पाए गए हैं। सम स्पेशल बिल्डिंग्स वर बिल्ड लाइक द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ जो है वो बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस फीचर में से एक था ग्रेट बाथ। सच बिल्डिंग्स वर यूज्ड ऑन सम रिलीजियस ओकेशन और ऑन पब्लिक गैदरिंग। इस तरह की जो बनती थी बिल्डिंग्स, यानी ग्रेट बाथ नाम से ही पता है, स्नानागार बड़ा, ठीक है, आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था अपेक्षाकृत
जो कि था रिलीजियस ओकेशन के लिए बनाए जाते थे, अधिक से अधिक रिलीजियस ओकेशन के लिए और पब्लिक गैदरिंग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने के लिए, यानी किसी तरह का फंक्शन हो गया, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो गया, इस तरह की चीजों के लिए ग्रेट बाथ का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ग्रेट बाथ वॉज लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक। ठीक है, इसके आकार को बोले तो ये रेक्टेंगुलर था। ठीक है, रेक्टेंगुलर टैंक हुआ करता था, बहुत बड़ा, सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स ऑफ फोर साइड्स। चारों तरफ से इसके कॉरिडोर्स हुआ करते थे, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, चारों तरफ से इसकी एंट्री होती थी, चारों तरफ से इसके कॉरिडोर बने हुए थे। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक। और स्टेप बने हुए थे दो तरफ, नॉर्थ और साउथ की तरफ, जहां से नीचे तक आया जा सकता था। ठीक है, टैंक के अंदर तक, भीतर तक आया जा सकता था। द वाटर टैंक फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू द ह्यूज ड्रेन। अब इसमें से इन्होंने एक फैसिलिटी ऐसी कर रखी थी बच्चों कि यहां से एक ड्रेनिंग पाथ भी इन्होंने बना रखा था, जैसे कुछ इस तरीके से, जैसे ये शहरों की तरफ जाता था या फिर बाकी जगहों पे इरिगेशन जैसी चीजों के लिए फायदेमंद देता था, इरिगेटिव पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ये फायदेमंद चीज देता था, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता था जो कि फ्लो होके दूसरे जगह पर पहुंचता था। ठीक है, ड्रेन के रूप में। ठीक है, तो ये थे आपके टाउन प्लानिंग रिलेटेड, सारी चीजें टाउन से रिलेटेड थी इसमें। अब हम आते हैं सोशल एस्पेक्ट में, कि सामाजिक तौर पर किस तरीके से चीजें थी, क्या कितनी फायदेमंद थी, क्या कितना, किस हिसाब से समाज था। तो समाज को समझने के लिए पहले डिफरेंसेस को समझना जरूरी है, कि भाई समाज में किसी तरह का भेदभाव तो नहीं था, क्या समाज में सारे एक जैसे लोग थे, क्या उसमें अलग तरीके के लोग थे। तो उसको समझने के लिए सबसे बेसिक एस्पेक्ट है यहाँ के बरियल्स को समझना, स्टडीइंग द बरियल्स, अवशेषों को समझना। अवशेषों में बहुत ऐसी चीजें मिली थी जो कि हमें कहीं ना कहीं क्लू प्रोवाइड करती है कि यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस मौजूद थी। ठीक है, तो इसको समझना, इससे आपके सोशल एस्पेक्ट क्लियर हो जाते हैं इस सिविलाइजेशन के। तो इसको ध्यान से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टडिंग बरियल्स, स्ट्रेटजीज टू एनालाइज social and economic differences amongst the people living with a particular culture include study of burials। यहां पे दफनाने की प्रक्रिया होती थी, जैसे मृत्युपरांत, जैसे मृत्यु के बाद दफनाया जाता था, और उस दफनाने की क्रियाओं से या उसमें मौजूद सारी क्रियाओं से हमें कुछ ना कुछ एविडेंस ऐसे मिल जाते हैं जो कि सामाजिक दृष्टि से उसको अलग बनाती है, प्रत्येक बरियल को अलग बनाती है। एट बरियल्स इन हरप्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। पिट्स, गड्ढे खोदे जाते थे, उसके अंदर दफनाया जाता था। सम ऑफ द पिट्स वर लाइंड बाय ब्रिक्स। कुछ जो पिट्स पाए गए हैं, जो गड्ढे होते थे, उनको ब्रिक्स से मजबूती दी जाती थी साइड में, जैसे ब्रिक्स वगैरह बना के। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख भी पाए होंगे, वैसे ही उसको और थोड़ी मजबूती देने के लिए उनको ब्रिक्स से किया जाता था, कुछों में, सम ऑफ देम में। ठीक है, सम ऑफ बरियल कंटेन्ड ऑर्नामेंट्स, पॉटरी etc. may be believed that these things can be used after life। यानी कुछ जो बरियल्स हुआ करते थे, ठीक है, शवों के साथ में ऑर्नामेंट्स होती थी, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह, पोटरी वगैरह होती थी। तो इन सब के पाए जाने से ये चीज सामने आती है कि जरूर इनको ये लगता होगा, इनको ये बिलीव होता होगा कि भाई एक टाइम के बाद, मतलब मरने के बाद भी एक अलग दुनिया होती है, अलग जिंदगी शुरू हो जाती है। वहां पे जो पर्सन गुजरा है उसको इन सब बेसिक चीजों की जरूरत पड़ सकती थी, तो वो उसके साथ ऐसी जो कॉमन नीड वाली चीजें होती थी वो भी वो बरिड कर देता था, किया जाता था इस सभ्यता में। सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि जिंदगी के बाद भी दूसरी जिंदगी। आज के जमाने में देखा जाए तो क्या क्या चीजें होंगी जो आप बरीड करना चाहेंगे अपने साथ में। डेफिनेटली एक तो एंड्रॉयड फोन होगा विद इंटरनेट फैसिलिटी। तो ये लोग जो थे वो थोड़े से आपसे कम एडवांस थे। ये लोग क्या थे, अब ज्वेलरीज वगैरह ले जाते थे अपने साथ में, या पोट्री वगैरह, या ग्लासेस, प्लेट्स वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो साथ में पाए गए हैं काफी सारे बरियल्स के। ज्वेलरीज वर फाउंड इन बोथ मैन एंड वुमेन which reflects both men and women use the ornaments।
यानी दोनों के, महिलाओं के शवों में से भी और आदमियों के, पुरुषों के शव में से भी ज्वेलरीज पाई गई है। इससे ये पता चल जाता था कि ये एक कॉमन इंटरेस्ट था ज्वेलरीज का। बट इन जनरल, अब एक चौंकाने वाली चीज है, एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। इन जनरल हरप्पन्स नेवर बिलीव्ड इन बरीइंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड। यानी इन कॉमन प्रीशियस, जितने भी प्रीशियस थिंग्स हुआ करती थी, वो साथ में बरीड करने के फेवर में नहीं था हरप्पन सोसाइटी ज्यादातर। इससे साफ ये व्यक्त होता है कि यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो 2 डायमेंशनल जरूर रही होगी। एक वो जो लग्जरियस आइटम अपने साथ, मतलब उसके बरियल में होती थी, जिसके बरियल में लग्जरी आइटम होता था वो एक अलग था, यानी वो जरूर कंपैरेटिवली रिचर कंपोजिशन में आता था। और एक वो जिसमें कुछ ऐसा क्या कहते हैं, लग्जरियस आइटम ज्वेलरी जैसा नहीं मिलता था जिसमें। तो यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस मौजूद थी। इन एविडेंस से ये चीज पता चलती है। मूव करते हैं। अब ये सोशल डिफरेंसेस में आपने बरियल्स को समझा, ठीक है। बरियल्स एक की एस्पेक्ट है जिसने हमें ये दिखा दिया, ये बता दिया कि जरूर कोई ना कोई चेंज रहा होगा, कोई ना कोई डिफरेंस रहा होगा। अब उसी का ही सेकंड और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टडिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स को समझना, ठीक है। स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स इज अनदर स्ट्रेटेजी टू फाइंड आउट सोशल डिफरेंसेस। आर्टिफैक्ट्स जो पाए जाने वाली वस्तुएं जो होती थी, उससे भी पता चल जाता था कि क्या सोशल वेलबींगनेस रही होगी, किस तरह की सोशल लाइफ उनकी कटी होगी। आर्टिफैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस। 2 तरीके से इसको हम डिवाइड करेंगे। यूटिलिटेरियन मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली चीजें, ठीक है। और लग्जरियस जैसे लग्जरी आइटम्स वगैरह होगी, जैसे आज के जमाने में कंप्यूटर, एसी वगैरह, ठीक है। तो लग्जरियस, इन दोनों से पता चल जाता है कि भाई समाज में डिफरेंस। अब आज के टाइम में भी हम कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं। अगर किसी के घर में एसी हो रहा है, मल्टीपल एसी सिस्टम है किसी के पास ज्यादा मात्रा में कार हैं, 2 व्हीलर्स हैं, तो उसको हम रिचर कंपोजिशन में रख देते हैं इन कंपैरेटिवली उनके यहाँ जिनके यहाँ व्हीकल नहीं होगा, या फिर जो अपने किराए के घर में रह रहे होंगे। तो यहां पर भी सेम तरीके से बच्चों ये डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें यूटिलिटेरियन और लग्जरियस वे में हम दोनों में कंपेयर करके ये समझ पाएंगे कि कितना सोशल डिफरेंसेस यहां मौजूद था। यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। स्टोन एंड क्ले से बनने वाली ज्यादातर जितने भी इक्विपमेंट्स है या आर्टिफैक्ट्स थे, वो यूटिलिटेरियन में आएगा, उस कैटेगरी में काउंट होएगा। दीज इंक्लूड क्वंस, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट। और ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली चीजें थी, और ये पूरे सेटलमेंट में कॉमनली ज्यादातर पाया गया है, ज्यादा मात्रा में पाई गई है, ठीक है। और उसके बाद लग्जरी पे आते हैं। लग्जरी आर्टिफैक्ट्स आर रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कंसेंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स। बड़ी सेटलमेंट हो सकता है सिटाडल में ये ज्यादा पाई गई थी, ठीक है। सिटाडल जैसी जगहों पर ज्यादा थे ये लग्जरियस आइटम, क्योंकि माना जाता है कंपैरेटिवली वहां पर सोशली रिचर पीपल शायद रहा करते थे। और आगे यही बात क्लियर भी होती है। कंसिडर्ड इन लार्ज settlements like Mohenjo-daro and Harappa, for example, little pots were used as perfume bottles. अब यहाँ पे परफ्यूम बॉटल्स भी लग्जरियस आर्टिफैक्ट्स में मोहनजोदड़ो में काफी मात्रा में पाई गई थी, जिससे पता चलता है कि उनके जो वेशभूषा हो गया या उनका रहन सहन हो गया, वो कंपैरेटिवली अदर प्लेसेस से बहुत डिफरेंट था। मोहनजोदड़ो में ज्यादा मॉडर्न पीपल थे काइंड ऑफ वहां पे, ये कह सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। और इस डिफरेंस के बाद हमारे सोशली सारी चीजें हमारी कवर होती है कि सोशल एस्पेक्ट पे हम समझ पा रहे हैं। आगे आने वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले यहाँ की लिपि के बारे में, यहाँ के लेखन प्रणाली के बारे में कि कितने फायदेमंद रही, कितनी नहीं। उसके बाद हम कनिंघम को पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को प्रॉबेबली हमारे 2 पार्ट के अंदर, अपकमिंग 2 पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे।
ठीक है। तो मीनवाइल आपको क्या करना है बच्चों, जो आज की क्लास में जितना भी हुआ है सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा हमने, और ड्रेनेज के थ्रू ड्रेनेज को कवर करके हमने टाउन प्लानिंग को भी फिनिश किया है। तो आपका काम है कि ये सोशल एंड टाउन प्लानिंग को आप अच्छे से कर लें। अगर ये आप कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 45 to 50% ऑफ दिस चैप्टर हैड बीन कवर्ड सो फार। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो। उसके बाद सबसे की फैक्टर आता है अभी तक का मैप वर्क। जो की प्लेसेस पहली वीडियो में आपको बताई गई है उसके सारे मैप वर्क को अच्छे से आप कर लीजिएगा, उसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में भी देख लीजिएगा। ठीक है, और जिसके पास बुक नहीं है उसको मैं वैसे भी बता ही चुका हूं उन बच्चों को कि भाई एनसीईआरटी ने अपनी जो प्ले स्टोर पे जो ऐप है एनसीईआरटी बुक्स उसको अपडेट कर दिया है। तो आपको बेटर तरीके से अपनी पूरी बुक उधर मिल सकती है। जो लॉकडाउन के चलते जो बच्चे बुक्स वगैरह नहीं ले पाए, और दोनों मोड में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो वहां से गैदर कर लेना उसको। इस टाइम पे बिल्कुल भी पीछे रहना बर्दाश्त नहीं है बच्चों, बिल्कुल अप टू डेट रहिए, और किसी तरह की कमी होती है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं इसके अगले पार्ट पे। थैंक यू।